कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र निर्माण शहीदों के बलिदान के बिना संभव नहीं हो पाता है। आज हम और आप बैठ करके बात कर पा रहे हैं, मनोरंजन कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉर्डर पर कोई सेना का जवान तैनात है और हमारी सुरक्षा कर रहा है। नमस्कार, मैं शिव पांडे द प्रिंट के सॉफ्ट कवर के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम हर हफ्ते किसी एक खास किताब पर बात करते हैं। आज जिस किताब पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है कारगिल युद्ध के बारे में, जिसे लिखा है ऋषिराज जी ने, और किताब का नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। तो ऋषिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप इस बुक को अनवेल कर दीजिए और हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए इस किताब को। तो ये है किताब जिसे ऋषिराज जी ने लिखा है, कारगिल युद्ध के बारे में, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि ऋषिराज जी ने करीब 9 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से 2 पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें उनको राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा शहीदों के बारे में बच्चों के मन में अच्छे भाव लाने के लिए और उनको जानकारी देने के लिए उन्होंने 8 कॉमिक्स भी लिखी हैं, जिसको बच्चे पढ़ करके उनके बारे में जान सकते हैं। ऋषिराज जी इस समय दिल्ली मेट्रो में संयुक्त महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। हालांकि वो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन अपने किसी व्यक्तिगत कारणों से नहीं जा पाए। 110 शॉर्ट स्टोरीज का भी निर्माण आपने किया है। सर, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल युद्ध के बारे में आपने किताब लिखी है। कारगिल युद्ध को करीब 23 साल हो चुके हैं। मई 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से लेकर के कारगिल युद्ध पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इस किताब में क्या खासियत है। आपने एक और किताब लिखी कारगिल पर, तो ऐसी क्या विशेषता है जो बाकी की बुक से आपकी बुक अलग होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कारगिल पर यकीनन बहुत सारी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं और हर किसी ने पढ़ी हैं और उनको सराहा भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम उस जगह पर जाएं ना, उस जगह की अहमियत को दिल से महसूस ना करें, जो वीरों ने बलिदान अपना दे दिया देश के लिए, जब तक वहां जाएंगे नहीं, उस चीज को आत्मसात करना बड़ा मुश्किल होता है, कम से कम मेरे जैसे लेखक के लिए। तो ये बुक, मैंने 2 बार कारगिल गया हूं मैं, और वहां जाकर जो मैंने फील किया, वहां जाकर जो अपने सैनिकों से मैंने बातचीत की, उस चीज को बड़ी बारीकी से समझा और तब जाके इस किताब का निर्माण किया। मतलब कहने का ये है कि जो भी किताब ये तैयार हुई है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, तो यात्री वहां पर गया है, वहां पर सारी चीजों को समझा है और सब चीजें फील करके उसको लिखा है। तो ये किताब एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं कारगिल के ऊपर है। हालांकि बहुत सी किताबें ऐसी नहीं होंगी जिसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है वो आपने इस किताब में देने की कोशिश की है। जी तो जी, क्योंकि आप बिल्कुल। वहां पर आपने जाकर के, अच्छा, किस चीज ने प्रेरित किया आपको? मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें जाके लिखना चाहिए? तमाम चीजें तो आपको ऑलरेडी ऐसे ही उपलब्ध हो जाती हैं इंटरनेट पर, या दूसरी किताबों के थ्रू जानकारियां उपलब्ध हो जाती। तो मतलब किस चीज ने, अंतस प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इस चीज की? देखिए, इंटरनेट पर एक द लास्ट लेटर करके एक लेटर अवेलेबल है विजयंत थापर जी का। कैप्टन विजयंत थापर कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। ओके। तो उस लेटर में उन्होंने एक बात लिखी, वो अंतिम लेटर था उनका जो उन्होंने फैमिली के लिए लिखा। और जब वो लेटर उसको लिख रहे थे, उनको पता था कि आज की जो लड़ाई है बहुत भीषण होने वाली है और इसका परिणाम भी शायद उन्हें पहले पता चल गया था। तो उस लेटर में उन्होंने क्लियरली लिखा कि जब तक आपको ये लेटर मेरा प्राप्त होगा, तब तक स्वर्ग की अप्सराएं मेरी सेवा कर रही होंगी। उस लेटर में उन्होंने लास्ट में एक बात लिखी थी कि मैं सबसे एक अनुरोध करता हूं कि एक बार आप लोग यहाँ पर आके देखें जरूर कि हम किन परिस्थितियों में लड़े, कैसे दुश्मन हमारे से 1000 फीट ऊपर बैठा हुआ था और हम नीचे थे, किस तरह से एक पत्थर भी ऊपर से फेंको तो गोली की तरह आकर के नीचे लगता था। तो जिन परिस्थितियों में कारगिल का युद्ध लड़ा गया, उसको उन्होंने उस तरह से लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि लोग हमारे इस बलिदान को याद रखें और एक बार आकर देखें जरूर कि हम किन परिस्थितियों में लड़े। तो ये जब मैंने एक बार उनको पढ़ा तो मेरे मन में एक उसी समय ये उठा कि मेरे को जाना जरूर चाहिए एक बार कारगिल। आपने विजयंत थापर जी का जिक्र किया, तो आपने अपनी किताब में इस चीज को मेंशन किया है कि उनके पिताजी जो हैं वो तब से लेकर के अब तक हर साल वहां पर जाते हैं, और एक बच्ची है रुखसाना,
उसका भी जी जिक्र जी। है, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, जब कुपवाड़ा में पोस्टेड थे विजयन थापर जी, तो वहां पर आतंकी हमले में एक छोटी बच्ची के पिता को एक्सपायर हो गए थे वो। हम्म, तो उन्होंने तब से उनको फाइनेंशियली हेल्प करना स्टार्ट किया, उस लड़की को, रुखसाना। हम्म, फिर क्या हुआ, जब ये शहीद भी हो गए तो इनकी फैमिली को ये बात पता थी कि विजयन इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर और उनको वो सपोर्ट करते हैं हर में। तो इनकी हम्म, फैमिली ने 99 में जब वो शहीद हुए, अब 2022 चल रहा है, तब से लगातार वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 2 साल हम्म, पहले कर्नल थापर साहब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, मैं उनसे मुलाकात करता रहता हूँ। ये बातें वो हम्म, पब्लिक डोमेन में नहीं बताते, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने उस लड़की को लैपटॉप गिफ्ट किया जब वो 12th उसने पास कर लिया। तो जी, हर बार उनका एक रूटीन है, वो जब भी जाते हैं, इस बार भी वो अभी कुछ दिन पहले ही कारगिल होकर के आए हैं। और हम्म, मतलब 80 साल के वो होने वाले हैं, और इस उम्र में भी कारगिल पे चढ़ना, हालांकि उनको पूरे डिफेंस अथॉरिटी, सेना सब मना करती है, आप प्लीज बताइए, इट कैन बी हम्म, रिस्की फॉर यू। लेकिन वो भी, मेरे को लगता है, उसी बात को उन्होंने दिल से लगाया जो मैंने आपको पहले बताई, कि एक बार आकर बहुत बड़ी देखे बात जरूर है ये। हम। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन होता है ना कि कहीं कहीं जिस चीज को लेकर के एक आंतरिक प्रेरणा हमारे मन में होती है, अंदर से हम प्रेरित होते हैं, वो हमें फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग बना देती है। हम कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो अदरवाइज लगता है कि शायद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो उसी प्रेरणा से शायद वो जाते हैं और इस काम को करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कारगिल वॉर जो हुआ, इसमें पाकिस्तान ने हम पे ये वॉर थोपी, ये बात ठीक है। क्या हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी चूक रही जिसकी वजह से ये युद्ध हमें देखना पड़ा? देखिए, मैं इस युद्ध को जो है, एक ही कारण जो सबसे बड़ा मानता हूँ, वो है विश्वासघात। मतलब कि हमने अपने दुश्मन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास किया और उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। क्योंकि हम्म, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ जी गले मिल रहे थे लाहौर में, तो ये सारी प्लानिंग उस समय हो चुकी थी। तो हम्म, हम गले मिल रहे थे, वो हमारे चोटियों में चढ़ने का प्लान कर रहे थे। तो हम्म, एक चीज यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1999 तक एक हमारे बीच हम्म, में एक अनसाइंड एग्रीमेंट था कि हम्म, सर्दियों के महीने में जब टेम्परेचर वहां -40, 45, 50 तक पहुंच जाता, तो कोई भी सेना, ना तो पाकिस्तानी सेना ना भारतीय सेना, उन चोटियों को मैन करेगी। मतलब हम पीछे चले जाएंगे और उस एरिया को हम्म, अनमैन्ड छोड़ देंगे। और 99 ओके, तक चला भी आ रहा था ये। हम्म, लेकिन हम्म, हम्म, 98 के एंड में परवेज मुशर्रफ ने जो चाल चली, उनको पता था कि हम्म, चौकियां खाली होंगी। उन्होंने हम्म, 98 नवंबर से, हमें साक्ष्य मिलते हैं इस चीज के, कि हम्म, सेना जानी शुरू हो गई थी पाकिस्तान। तो ये ओके, एक तरह से सबसे बड़ा कारण इसका विश्वासघात था। दूसरा, हमारा जो है थोड़ा सा, मतलब कि विश्वास कर लेना कि ठीक है वो ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि वो ऐसा विश्वासघात हमारे साथ करेंगे। हम्म, तो यही हम्म। हमारी चूक हो गई, सबसे बड़ी चूक यही हुई कि हमने उन पर विश्वास किया, दुश्मन की। नहीं तो जैसे आपने कहा कि अटल जी जो है उस समय प्रधानमंत्री हमारे गले मिल रहे थे, तो क्या हमें मान सकते हैं कि रणनीतिक स्तर पर कहीं हमारी भूल थी इस तरीके की कि हम इस चीज को समझ नहीं पाए? नहीं, देखिए, मैंने किताब में भी ये बात बड़ी स्पष्ट लिखी है कि वाजपेयी जी जो थे, बहुत दूरदर्शी थे। उनको ये बात मालूम हम्म, थी कि आपके पास पड़ोसी बदलने का ऑप्शन नहीं होता। उन्होंने कहा लेकिन भी था कि हम हाँ, भूगोल अपना नहीं बदल सकते हैं, नहीं पड़ोसी बदल नहीं बदल सकते, सकते हैं। पड़ोसी नहीं हाँ, बदल सकते। जो हाँ, बात उन्होंने आज से 20 साल 25 साल पहले की, आज भी कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक स्तर पर वो बात स्वीकार की जाती है, और इसीलिए शायद यदा कदा ये प्रयास जारी रहता है कि किसी तरह हम्म, से हम दुश्मनी छोड़ दें। मतलब हम्म, हम तो उनको समझाते हैं कि किसी तरह से आप मैटर्स रिजॉल्व करिए और हम लोग मिलकर के आगे बढ़े। तो हम्म, बुद्धिमता भी यही कहती है। तो लेकिन वही है हम्म, कि आप, एक बार हमने अति विश्वास कर लिया तो हम दोबारा कभी ऐसा अति विश्वास करने की गलती कर नहीं सकते। तो इसलिए अब हम बड़ा समझदारी से सारे हम्म। स्टेप्स लेते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि हमारे उनके बीच अगर अमन रहे तो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, इसके बावजूद ऐसी स्थितियां कम बनती हुई दिखती हैं, तो क्या इसके पीछे आपको राजनीतिक कारण भी लगते हैं? देखिए, मैंने पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि जैसे इंडिया में एक ही पावर सेंटर है, ठीक है ना, हम्म, जो ये डिसाइड हम्म, करता है किस देश से कैसा होगा क्या होगा। पाकिस्तान में बिल्कुल उलट है, वहां पर आईएसआई भी हम्म,
बीच में अपना पैर फंसाता है, सेना भी पैर फंसाती है, और जो अनफॉर्चुनेटली हम बोले कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां का, वो थर्ड नंबर पे दिखाई देता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम से अगर चाहे भी तो जब तक उनको एक वेट नहीं करता आईएसआई उनका प्रपोजल या सेना उनके साथ, वो सब एक प्लेटफॉर्म या एक पेज पर जब तक नहीं होंगे तब तक अमन कायम नहीं हो सकता, और वो कभी हो नहीं सकता। जो जिस तरह के हालात दिख रहे हैं पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में, तो वो होना बड़ा कठिन लगता है। लेकिन फिर भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए हमें, कभी ना कभी वो दिन आएगा कि हो सकता है अमन कायम हो जाए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस युद्ध के पीछे सिर्फ पाकिस्तानी सेना की ही पूरी रणनीति थी, या पॉलिटिकल विल भी कहीं शामिल था इसमें, या सिर्फ सेना का ही हाथ था इसमें, पाकिस्तानी देखिए, सेना? जो प्लॉटिंग लगती है वो परवेज मुशर्रफ की पूरी प्लॉटिंग लगती है, ठीक है। लेकिन जो अगर मैंने कई सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की भी किताबें पढ़ी इस किताब को लिखने से पहले, वहां के न्यूज आर्टिकल्स भी बहुत सारे खंगाले, तो लेकिन लास्ट में जब आते हैं हम लोग, तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है, इंडिकेशन होता है कहीं ना कहीं कि नवाज शरीफ जो थे बहुत, चाहे 10%, 20% उन्हें बताया गया, या एक बहुत ही मतलब मोटे मोटे तौर पे एक बताया गया, तो बहुत डीप पे जाके उनको नहीं बताया गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनको कुछ पता नहीं था, कुछ तो उनको आइडिया था, और वो चाहते तो उस समय मतलब अच्छी तरह हो सकता है कुछ करते, बीच में मीडिएट कर सकते थे या कुछ ऐसी बात मीडिएट कर ला सकते थे। थे। प्रधानमंत्री है तो उनको अपने चैनल्स होते हैं प्रधानमंत्री के पास, कि वो ये भी पता रखता है कि सेना क्या कर रही है या कहाँ पर क्या मूव चल रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री अनभिज्ञ हो पूरी तरह से कि सेना क्या कर रही है। बात तो खैर सही है। भले ये हो सकता है कि पाकिस्तान की केस में की सेना पर नियंत्रण थोड़ा हल्का हो, कम हो, लेकिन पता तो होता होगा निश्चित। क्योंकि इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जब मई 99 में लड़ाई शुरू हुई, उससे पहले, उससे अगर आप 6-8 महीने पीछे जाएं, तो वहां पर गोलाबारी बहुत ज्यादा होती थी, एलओसी पे फायरिंग, गोलाबारी, मतलब आए दिन की बात हो गई थी। तो अगर अचानक से ये सब चीजें वहां बढ़ रही थी, अगर ये बढ़ रही थी, तो नवाज शरीफ जी को ये बात इल्म हो जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पे होने वाली है। अच्छा सर, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मतलब उनका क्या रोल रहा है इसमें? क्या उन्होंने कुछ ऐसी सूचना नहीं दी हमको? देखिए, जो उनको सुगबुगाहट नहीं महसूस हुई? देखिए, कारगिल रिव्यू रिपोर्ट जो सरकार ने बनाई, जो टेबल पे आई, उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि तालमेल का बहुत अभाव था सिक्योरिटी एजेंसी, जो नॉर्मली कि हमारे देश में हमें कई बार देखने को मिलता है। तो उस समय भी ये अभाव दिखाई दिया था, लेकिन मैं कहूँ टोटल फेलियर था ये नहीं था, इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं मालूम था और वो चीजें सही पॉइंट तक पहुंची भी थी। लेकिन वो तालमेल का अभाव जिसे हम कह सकते हैं, उसमें कहीं वो दबके रह गई या ओवरलुक हो गई, तो इस या तरह से गड़बड़ जैसे जैसे आपने अभी खुद ही मेंशन किया कि एक दोनों देशों के बीच ऐसी समझ थी कि हम उसको वहां से हट जाते थे पीछे उस मौसम में, तो शायद वही चीज दिमाग में थी, तो कुछ इनपुट्स आए भी होंगे, तो उस पर शायद उस तरीके से विचार नहीं किया गया होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रीजन हो सकता है। अच्छा सर, आप तमाम शहीदों के परिवार वालों से मिले, उनके पास गए। मैंने आपके किताब में प्रकरण पढ़ा, चाहे सौरभ कालिया का हो, विजयन थापर का हो, कैप्टन मनोज पांडे का हो, बड़ा ही मार्मिक आपने लिखा है। आप उनके परिवार वालों से मिले, उनके घर गए, क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, अनुभव बहुत, मैं कहूँ तो मेरे लिए तो ऐसा था जैसे मैं कि किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। उनके घर में जाना, उनके शहीदों के कमरों को देखना, उनकी जो निजी वस्तुएं थी उनको हाथ लगाना, उनके मेडल को, परमवीर चक्र को हाथ में उठा के देखना, ये ऐसी फीलिंग्स है मतलब कि इनको आप बयां भी नहीं कर सकते। मतलब मैं इस चीज को समझ सकता हूँ सर, क्योंकि जब मैं आपकी बुक पढ़ रहा था तो मेरी आंखों में कई बार आंसू आ गए उसको पढ़ते हुए। जो जिस तरह का वो आपने डिस्क्राइब किया, अगर पढ़ते हुए ऐसा हो सकता है तो निश्चित रूप से आपने जो देखा होगा वो काफी मार्मिक रहा होगा। बहुत मार्मिक रहा, बहुत मार्मिक रहा हूँ। मतलब विशेष तौर पे सौरभ कालिया जी के जब मैं घर गया, उनके माता पिता जी से मैं आज भी टच में हूँ, और सबसे जो दर्दनाक कहानी है वो जो दिल पे लगती है, वो सौरभ कालिया की लगती है। मतलब जो टॉर्चर उनको दिया गया, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। मतलब जो टॉर्चर, जो हैवानियत, जो इंसानियत के नाम पर इन्होंने किया पाकिस्तान सेना ने,
वो कभी भी माफ करने के काबिल नहीं है। मानवाधिकारों का एक तरीके से उल्लंघन भी है, बहुत बड़ा उल्लंघन है जेनेवा कन्वेंशन जो मानवाधिकारों है। का। आज भी उनके पिताजी जो है, कालिया साहब जो है, वो आज भी जी लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी जी। तो सर उनके पिताजी जो इसको लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएं ताकि न्याय मिल सके कि ये जो हैवानियत की गई है, जो जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, तो आपकी बात उनसे हुई क्या कि वो इस मामले में सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, सरकार से देखिए, कुछ? एक पिता जो पिछले 22 सालों से एक मुद्दे पर लड़ाई कर रहा है, ठीक है, उन्होंने मुझे वो तमाम चिट्ठियां दिखाई जो उन्होंने लिखी अभी तक। मतलब वो किसको, सरकार को? सरकार को भी लिखी है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने, नवाज शरीफ को भी वो लेटर लिखा था। मतलब ओके। कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो उन्होंने नहीं खटखटाया पिछले 22 सालों। तो ये एक ऐसा मतलब संवेदनशील मुद्दा है कि उसको सुन के जो है बड़ा अफसोस लगता है कि एक पुत्र, क्योंकि सौरभ हम सभी के, मेरे भाई थे, आज किसी के बेटे थे, तो मतलब मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और आज वे ऐसा नहीं होते है तो लोग आगे। नहीं खड़े हैं। मतलब एक चीज जी बहुत अच्छी मुझे लगती है, उन्होंने भी मुझे बताई कि कोई ऐसा दिन जी। नहीं जाता पालमपुर में जब कोई अनजान लोग उनके घर आकर के, सौरभ के कमरे में उन्होंने एक छोटा म्यूजियम बना दिया है कि आकर के प्रणाम नहीं अच्छा करते, रोज 8-10 लोग उनके यहाँ आते हैं। ये चीज उनको कहीं ना कहीं संतोष देती है कि आज भी आम हिंदुस्तानी के दिल में जो सौरभ ने शहादत दी देश के लिए, उसके लिए एक दर्द है। आज भी वो उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है। ये चीज उन्हें कहीं ना कहीं संतोष प्रदान करती है। हम्म। तो इस बारे में उन्होंने कोई बात की कि सरकार से क्या उनकी अपेक्षा, मतलब चिट्ठियां लिखी तो सरकार की तरफ से क्या उत्तर आया, कुछ ऐसा इन्होंने जिक्र किया क्या, कोई बात हुई? नहीं, वो थोड़े इस मुद्दे पर निराश ही है वो थोड़े से, कि उनको जो सपोर्ट की उम्मीद थी वो सपोर्ट उनको नहीं मिली है। तो एक चीज मैं, और मैंने पीछे भी ये किसी माध्यम से बोला था कि मतलब ये भी मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि सौरभ कालिया को कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। अब या तो कोई सेना की पॉलिसी ऐसी नहीं है या सरकार की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि किसी ने उनका साइटेशन नहीं लिखा। साइटेशन लिखते कैसे, क्योंकि वो तो उनको कैप्चर कर लिया गया था। तो भविष्य में ऐसा कभी ना हो, या अगर अभी भी हो सकता है तो सौरभ और उनके साथ जो नौजवान और जिनको टॉर्चर करके किल किया गया, कुछ हो सके तो हम उनको अभी कुछ सोच लें कि पोस्ट फैक्टो कुछ सैंक्शन कर दे, अवार्ड उनको सैंक्शन कर दे। मेरे हिसाब से उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल, रिकॉग्नाइज जरूर करना चाहिए सरकार। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से रिकॉग्नाइज, क्योंकि रिकॉग्निशन के बाद जो लोग नहीं भी जानते हैं इस बारे में, उतना थॉरोली नहीं जानते हैं, उनको भी सारी चीजें डिटेल में पता लगती हैं। कौन सा योद्धा है सर जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूता है इस पूरे कारगिल युद्ध के दौरान, जितने लोगों ने शहादत दी या जो लड़े और जिन्होंने हमें जीत दिलाई उसमें? देखिए, सारे योद्धा एक से बढ़कर एक थे। मतलब जी, कि नो अगर डाउट। हम बैठ करके सोचे कि एक आम आदमी ऐसी लड़ाई कैसे लड़ सकता है, तो वो समझ के परे है। एक बार मेरी योगेंद्र सिंह यादव जी के साथ बैठा हुआ था मैं, उनको परमवीर चक्र मिला है कारगिल वॉर में। तो जी जी। उनकी स्टोरी बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि एक 5 का सिक्का उनकी जेब में था, गोली यहाँ पर आके लगी और वो सिक्के पे लगी और वो बच गए। हालांकि उनके अच्छा। बदन में 16 गोलियां लगी हुई थी ऑलरेडी, लेकिन अगर जी। ये वाली लग जाती तो फिर बचना उनका मुश्किल था। तो अगर हम उनकी स्टोरी देखें, वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि किस तरह से वो चढ़ते हुए गए, सारे उनके साथी खत्म हो गए, वो अकेले बचे। फिर जब उन्होंने सुन लिया कि नेक्स्ट अटैक वो यहाँ पर होने वाला, अगर वो हो जाता तो हमारे कई और जवान शहीद हो जाते, तो उन्होंने अपने आप को जिस तरह से वहां पर नाला, छोटी नदी को नाला बोलते हैं पहाड़ों में, नाला तो उन्होंने बोल। अपनी बॉडी को किसी तरह से उसमें धकेल दिया, वो नीचे पहुंच गए। मतलब जो जज्बा उन्होंने 19 साल की उम्र में वहां पर दिखाया, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि 19 साल का एक लड़का कैसे इतना कुछ सोच सकता है और कैसे इतना कुछ कर सकता है। लेकिन वो जब वो कहते हैं ना कि जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो आपका जज्बा ही आपको आगे लेके जाता है। वो देशभक्ति के प्रति जो जुनून होता है वो आपसे वो करवा देता है जो कि हम, मतलब शायद अगर सेंसेस में हो तो हम नहीं कर सकते। सर कैसे, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे क्या कि उनको आपने जिक्र किया कि 16 गोलियां लगी थी, एक गोली और
लग जाती तो फिर भी वो जिंदा बच गए, कैसे, इसको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे क्या? देखिए उनको ये बहुत जब अजीब बात है कि 16 गोलियां लगने के बाद कोई जिंदा बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी भी अपनी बॉडी पे उनके यहाँ स्टिचेस हैं, यहाँ पर वो कई बार दिखाते हैं कि पूरा यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है। तो वो 16 गोलियां जब, मतलब जब उनको 4-5 गोलियां लगी थी और वो घायल पड़े थे, तो पाकिस्तानी आए वहां पर, उन्होंने अपने आप को ऐसा शो किया कि मैं भी मरा हुआ हूँ। अच्छा। तो वो आके चेक करते थे। होता क्या है कि जब डेड बॉडीज पड़ी होती है ना, उनमें कोई जिंदा ना हो, तो वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जो ओहो। दुश्मन सेना होती है। तो वेरी गुड। सोचिए वो लेटे हुए थे और उनके पैरों पे किसी ने गोलियां 5-6 मार दी, और उनकी कितनी बड़ी हिम्मत थी कि वो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, और वो ओहो। उसी अवस्था में पड़े रहे। तो ये सोचकर भी रिएक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो ये जाता है। बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है, बहादुरी बहुत की बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है, मिसाल। बहुत बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है। मिसाल। और इसीलिए कुछ लोग उनको जिंदा शहीद भी बोलते हैं इंडिया में, कि योगेंद्र सिंह यादव जी ने जो कर दिखाया वो शायद किसी ने, मतलब बस का था नहीं, आपसे हमारे जैसे को मुलाकात तो हुई बिल्कुल उनकी बस का किताब नहीं। लिखते वक्त? आपसे मुलाकात बिल्कुल हुई बिल्कुल, वो किताब? तो बहुत जरूरी था। सारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस है उनसे, तो मतलब किताब के लिए कम से कम मेरी 2-3 उनके साथ सिटिंग्स हुई हैं। और अच्छा। सिर्फ वही नहीं, मतलब संजय कुमार जी हमारे एक और लिविंग पीवीसी है, वो भी कारगिल वॉर के हैं, उनसे मेरी हम्म। मुलाकात 2-3 बार हुई है। तो हम्म। कारगिल वॉर में यही दो ऐसे परमवीर चक्र है जो हमारे आज जीवित है और हमारे साथ खड़े हुए हैं। बड़े हम्म। हमारे लिए हम्म। सौभाग्य की बात है। अच्छा सर, इस पूरे युद्ध का जो पूरा लड़ा गया कारगिल वॉर, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी घटना टर्निंग पॉइंट थी जिसने भारत को जीत की तरफ मोड़ दिया? क्योंकि शुरू में जो स्थितियां थी हम सभी जानते हैं कि वो ऊंचाई से पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही थी, हमले कर रही थी, हमको नीचे से उसको ओवरकम करना था, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां से हम जीत की तरफ बढ़े? देखिए मतलब मैं ये कहूंगा कि मई का महीना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमारी सेना हम्म। को हर जगह पराजय का मुंह देखना पड़ रहा था। उसके कारण थे। कारण था कि हम्म। जैसा आपने बताया, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है। वो कहाँ बैठा हम्म। है, कितनी ऊंचाई पर बैठा है, कहाँ से गोली आ रही है, पता ही नहीं चलता था। मतलब हम्म। टाइम्स मैगजीन में एक पाकिस्तानी कैप्टन का इंटरव्यू छपा 1999 में। उसने लिखा हम्म। कि मैं कारगिल वॉर में था, हिंदुस्तानियों को हम मारते थे, थोड़ी देर बाद फिर बहुत सारे आ जाते थे, हम उनको भी मार देते थे। कहता कई बार तो हमें डर लगता था कि यार ये इतने आ कैसे जाते हैं यहाँ से। तो हम्म। मतलब आप जज्बा देखिए कि हमने गिव अप नहीं किया हमारे सोल्जर्स ने, हम्म। किसी तरह से। और टर्निंग पॉइंट की जो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था तोलोलिंग की विजय। चलो जी। तोलोलिंग की जो विजय थी वो हमारी सबसे बड़ी विजय थी। उसमें जो है, हम्म। जिस तरह से राजरिफ ने जाकर के वहां पे तिरंगा फहराया, उसके बाद हम्म। तो बस 5140 विक्रम बत्रा ने सबसे पहले वहीं पे विजय प्राप्त की। ये दिल मांगे मोर वहीं से निकला, ठीक है ना। जी। तो उसके बाद तो बस भारतीय सेना ने लाइन लगा दी कि मतलब अब पीछे नहीं मुड़ के देखना। एक जीत हम्म। जिसकी बड़ी दरकार थी वो तोलोलिंग, वो हम्म। टर्निंग पॉइंट हम्म। साबित हुआ हमारा। हालांकि ये इट हम्म। हैपेंड इन जून ओनली, जून का भी मतलब आखिर आने ही वाला था। हम्म। तो लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। तो उसके बाद तो भारतीय सेना ने प्रूव कर दिया कि जितना मर्जी दुश्मन होशियार हो। पेंटागन ने बताया कि इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ यू नो दिस वॉर्स। हम्म। सबसे टफेस्ट हम्म। बैटल थी ये कारगिल की हम्म। वॉर। फिर भी उसको रुख पलट देना युद्ध का, हम्म। और दुश्मन को डिफेंडिंग, दुश्मन विनिंग पोजीशन में था। क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ ने ये हम्म। प्लान तैयार किया, उसने तैयार किया ये तो हम हार ही नहीं सकते। हम्म। मतलब वो आप ये जोजिला दर्रे देखिए, को काटना चाहते थे। जो जीला कट जाता, इधर उधर से सप्लाई बंद हो जाती, और ऊपर पूरा हम्म। लेह लद्दाख अपना हो जाता। तो हम्म। प्लानिंग तो उनकी बहुत बड़ी थी। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बताऊंगा कि 87 से प्लान स्टार्ट की कि यहाँ से कुछ कारगिल टाइप किया जाए। तो जो भी हम्म। सेना प्रमुख आता था वो नए प्रधानमंत्री को या सेना प्रमुख को जाकर के ये बात परोसता था। मतलब जो भी सेना हम्म। प्रमुख आता था या आईएसआई, आपस में ये लोग प्लान करते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होता था। तो जब ये हम्म। परोसते थे एक थ्योरी के कि हम ऐसे घुस जाएंगे और ऊपर से चढ़ जाएंगे, ये तो बिल्कुल ही, तो उसको किसी ने बाय नहीं किया, उनकी उस थ्योरी को बेनजीर भुट्टो ने बाय नहीं किया। उसके बाद जितने हम्म। प्रधानमंत्री आए किसी ने बाय नहीं किया।
इनफैक्ट ये भी बाय नहीं करते अगर इनको बताया जाता नवाज शरीफ को तो, क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी है, चाहे आप 65 में अचानक से घुसाओ, आप कैसे भी घुसाओ 71 में जो भी कर दो, लेकिन इंडियन आर्मी हारने वाली नहीं है। वो हर जगह किसी भी परिस्थिति में जीत के दिखा देती है। ये फिर प्रूव कर दिया 99 में तारीख। एग्जैक्टली सर, उस घटना के बारे में बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब राजरिफ के लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं कि तोलोलिंग को हमें किसी भी हालत में जीतना है, तो जो सूबेदार रहते हैं बोलते हैं कि सर आप सुबह की चाय पर आप इनवाइटेड हैं। बिल्कुल घटना का जरा जिक्र कीजिए, वो बड़ी सूबेदार इंस्पिरेशनल भी है। थे भंवरलाल जी, सूबेदार थे भंवरलाल जी। और ये नाक की लड़ाई थी बेसिकली, क्योंकि जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे उनको जब ये बताया गया कि ये हर हाल में हमें जीतना ही जीतना है, तो उन्होंने पूरे 7-8 दिन उसकी रेकी करने में लिए कि पहले मैं देख लूं अच्छे से। रेकी में थोड़ा टाइम हमने जरूर लिया जो हमारे योद्धा थे वहां, लेकिन जो जब लड़ाई का टाइम आया तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हमारे थे वहां बड़े इमोशनल हो गए। तब उन्होंने कहा था, बच्चों, उन्होंने ऐसे संबोधित किया अपने जवानों को, बच्चों मुझे तोलोलिंग चाहिए। तब भंवरलाल जो थे, जो बाद में शहीद भी हो गए थे, उन्होंने कहा, साहब कल सुबह की चाय आप तोलोलिंग पे ही पियोगे। तो इस तरह का जो जज्बा होता है, मतलब कि डू और डाई की लड़ाई थी। और पी भी उन्होंने चाय। हाँ बिल्कुल चाय पी, लेकिन उन्होंने पी भी, हालांकि कुछ जाने हमें खोनी पड़ी तो। हाँ, उनको उस चीज का मिठास मलाल नहीं था। रह गई उन्होंने चाय। बाद में लिखा भी था कि मेरे को बड़ा अफसोस है कि मतलब ये हुआ इस तरह से कि मेरे कई बच्चे शहीद हो गए उसके अंदर। लेकिन ठीक है, लड़ाई है तो ये सब तो चलता ही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था विजय। उस दिन विजय मिलना बहुत जरूरी। निश्चित रूप से वो टर्निंग पॉइंट भी था, वो विजय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कहीं ना कहीं। जी जी। एक और चीज सर, बड़ा जिसने मेरे दिल को छुआ, मैं चाहता हूँ आप उस घटना का जिक्र करें। सौरभ कालिया जी के ही बारे में है कि कैसे वो अपनी पासिंग आउट परेड के बाद में जब घर आते हैं और अपनी माँ से क्या कहते हैं। आप ही के मुंह से मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कैसे चेकबुक देते हैं और क्या कहते हैं। वो बड़ा मार्मिक प्रसंग मुझे लगा, मैं जब उसको पढ़ रहा था। बताइए उसके बारे में कुछ। वो चेकबुक आज भी उनकी माता जी श्रीमती जी ने संभाल के रखी हुई है। मैंने भी अपने उठ के देखा। तो जब पासिंग आउट परेड करके आए तो माँ बेटे तो कहते हैं, अब क्या चिंता, खर्चे पढ़ो चेकबुक, जितने पैसे चाहिए आप निकाल लेना। तो जब वो माता जी बताती है बात को, तो उनकी आंखों में जो दर्द छलकता है, और जो मतलब उसको बयान नहीं कर सकता कि उस माँ को कैसा लगता होगा कि जिसका पुत्र चला गया और वो जो कह करके गया। मतलब वो कभी दिन आया ही नहीं कि मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि वो चेक कभी भून ही नहीं पाया, चेक से वो कभी पैसे विड्रॉ कर पाए। सर, मेरे मन में एक बात और जो आ रही है, जो आती है कि चाइना ने उस समय जो कारगिल वॉर था, उस समय पाकिस्तान ने कोशिश की कि अमेरिका को साथ ले लें और चाइना को भी साथ ले लें। अमेरिका की बात तो चलिए एक है, लेकिन चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बल्कि इंडिया का साथ दिया। एक तरीके से इंडिया के खिलाफ नहीं गया। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, तो इसको आप डिप्लोमेटिकली कैसे देखते हैं? देखिए, 1999 में पाकिस्तान वाज मच क्लोजर टू यूएसए रादर देन चाइना। आज परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। आज यूएस इंडिया के समीप है ज्यादा, ठीक है ना, और चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के ज्यादा समीप है। तो जो उस समय की परिस्थितियां थी, चाइना के पास इंडिया के लिए थोड़ा सा रूम था, और इतना प्यार भी नहीं था पाकिस्तान के साथ कि वो हमें छोड़कर पाकिस्तान को सपोर्ट करता। तो इतनी सी बात है, ज्यादा नहीं। मतलब उसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े से बिटर हो गए, ये कहना नहीं, मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और चाइना ज्यादा क्लोज होते चले गए जब यूएस ने इंडिया का साथ देना शुरू किया। ओके। अच्छा सर, 1999 से लेकर के और आज 2022 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डिप्लोमेसी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव आए हैं 99 से लेकर के 2022 के बीच इंडिया पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में? क्या बदलाव आए? देखिए, कोई विशेष बदलाव तो मैं नहीं देखता हूं, लेकिन यही है कि जो संदेश
हालांकि यदा कदा संदेश एक दूसरे को लोग देते रहते, जैसे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो नवाज शरीफ आए थे और मोदी जी ने अचानक से पाकिस्तान में लैंडिंग किया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विलिंगनेस तो दिखती है कि हम कुछ ना कुछ क्लोज आए, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे फिर जो है रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अक्सर ऐसा दिखता है कि जब भी डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई प्रयास होने लगता है तो कोई ना कोई हमला या कोई ना कोई इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां जो है होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है, ऐसा अक्सर दिखता है। दूसरा एक फैक्टर, जब तक कश्मीर की रट पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा तब तक तो हम आगे बढ़ नहीं सकते ना। अब शरीफ जी भी प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान में, उन्होंने कहा हम भारत के साथ रिश्ते तो अच्छे चाहते हैं लेकिन हम कश्मीर का राग नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो फिर वही बात है ना कि हम चाहते तो सब कुछ है लेकिन कंडीशनल चाहते हैं, तो वो कंडीशंस कभी इंडिया एग्री कर नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते एग्री उसको। बात तो सही है। क्या आपको लगता है कि कारगिल जैसी स्थिति फिर दोबारा हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान पर भरोसा किया नहीं जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। ये अगर 1000 बार भी लिख के भी दे दे हम कुछ नहीं करेंगे तो कोई भरोसा नहीं। उसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर पावर सेंटर्स 3 है, ठीक है ना। वो एक पावर सेंटर देगा, साहब मैंने आपको वादा किया था नहीं होगा, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, आईएसआई मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर आईएसआई करेगा तो वो कहेगा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लेकिन सेना मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीज कभी हो नहीं सकती। हमें अब कभी भी हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हम इस तरह का भरोसा करें किसी के भी। निश्चित रूप से करनी भी नहीं चाहिए। और आपको लगता है कि भारत जो है अब ऐसी स्थिति में है कि ऐसी कोई कंडीशन आती है कारगिल जैसी तो उसको आने नहीं देगा या बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है? आप कारगिल छोड़िए, अब तो जो बोला जाता था कि चीन को हम कभी आंखें नहीं दिखा सकते, अब तो उसको आंखें भी दिखा रहे हैं, उसको डरा भी रहे हैं, उसके सामने चौड़े होकर खड़े भी हैं। तो चाहे पाकिस्तान, तो अगर हम चीन के साथ ऐसा कर सकते तो सोचिए पाकिस्तान तो फिर क्या चीज है। तो वो भारत, आज का जो भारत है 1999 का भारत नहीं है, अब 2022 का भारत है। आप अगर आज ही की अखबार पढ़ें तो आज की अखबार में लिखा है कि यूएस तैयार है हमें बहुत सारे हथियार देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हम रशिया से हथियार ना लें। मतलब इंडिया को वो प्रिफर्ड कंट्री बना रहा है अपने हथियार देने के लिए। तो दुनिया किताब आपके पीछे खड़ी है आपको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इन शहीदों की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं सरकार से लगातार एक रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि जो 21 परमवीर चक्र हुए हैं उनके लिए हम कुछ ऐसी स्मृति कायम करें। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मनोज कुमार पांडे लखनऊ के थे। दिल्ली से लखनऊ कई गाड़ियां जाती है जिनका कोई नाम नहीं है, सिंपल मेल है, कोई एक्सप्रेस है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो एक गाड़ी का नाम आप शहीद मनोज कुमार पांडे एक्सप्रेस रख दीजिए, क्योंकि जो बच्चा 1999 में पैदा हुआ उसे तो नहीं पता ना मनोज कुमार पांडे जी कौन थे, क्या उन्होंने काम किया। हम तो पुस्तकों से, अपनी कॉमिक से, कई माध्यमों से, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों को कोई जो माध्यम मिलता है उससे बताता हूँ कि शहीदों ने क्या किया। लेकिन एक अगर हम उनके नाम की कोई उनके होम टाउन के लिए गाड़ी चला दे, उस स्टेशन पे उनका एक बस लगा दे, उसके पीछे साइटेशन लिख दे, क्योंकि लाखों लोग रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशनों का इस्तेमाल करते हैं। जब आज का युवा वहां से निकलेगा, देखेगा अरे ये जो मूर्ति लगी है, ये जो बुत लगा, ये किसका लगा है, तो कोई मनोज कुमार पांडे जी का लगा है, क्या किया था इन्होंने। तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर राष्ट्रभक्ति जाग जाएगी, वो इंस्पायर होगा कि मैं भी सेना ज्वाइन करूं। चलिए, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, मेरी बात कहीं किसी लेवल तक पहुंच जाएगी तो अच्छा होगा, देखते। और इस स्मृति को संजो कर रखने के लिए मैं हर मंच से ये एक बोलता हूं सबको कि आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपना बेटा, अपना भाई देश के लिए खोया होगा। तो जब भी उनका जन्म दिवस हो, उनकी जन्म जयंती हो, उनका शहीदी दिवस हो, आप जाकर के उनके परिवार वालों को मिले। आप जानते या नहीं जानते, एक फूल भी अगर ले जाके उनको आप कृतज्ञता से भेंट कर देंगे कि आपके पुत्र ने देश के लिए जो किया, हमारे लिए जो किया, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं, तो उनके दिल पर जो खुशी मिलेगी ना, वो उसका मूल्य नहीं है, कोई अमूल्य खुशी आप उनको प्रदान करें। तो ये जरूर करें, मैं सबसे ये प्रार्थना
तो ये थे हमारे साथ ऋषिराज जी, जिनसे हमने बात की उनकी किताब कारगिल एक यात्री की जुबानी पर, और जिसमें उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जो लोग शहीद हुए हैं उनके बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है, और फर्स्ट हैंड अकाउंट है, क्योंकि वो उनके परिवार वालों से मिले हैं, वहां पर गए हैं, युद्ध स्थल पर गए हैं, एक एक चीजों को अपनी नजरों से देखा है और इस किताब में उसको लिपिबद्ध किया है। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपको एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने और समय दिया मुझे अपनी बात रखने के लिए। जी, और हम अपनी बात को, आज के इस कार्यक्रम को इसी बात के साथ खत्म करेंगे, जो ऋषिराज जी ने जो बात कही कि हम अपने नजदीक किसी शहीद के घर में उसको खोजें, और कम से कम उनके जन्म दिवस पर या किसी खास प्रयोजन पे या बिना प्रयोजन के भी साल 6 महीने में एक बार जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, कि ताकि उनको भी लगे कि देश के प्रति जो उन्होंने शहादत दी है, देश को वो याद है। और हम अगले हफ्ते फिर किसी एक खास किताब के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी डिफरेंट टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।